उनकी मनुस्मृति, उनका महाकाव्य, उनके 4 वेद, उनका उपनिषद, हमारा एक संविधान क्यों डराता है मनुवादियों को बाबा साहब का संविधान? साथियों, सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर धर्म संसद की मनुवादियों ने जमकर बड़ास निकाली, पहले संविधान के खिलाफ, फिर दूसरी कौमों के खिलाफ। किसकी शय पे ये सब हुआ पूछेंगे, करेंगे तलक सवाल, मांगेंगे सीधा जवाब। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, ये जो आज का पूरा सिनेरियो बदलता जा रहा है, तिलक तराजू तलवार वाले लोग बहुजनों पे बारी होने की यदाकत कोशिश में लगे रहते हैं। कितने फीसद हैं तिलक तराजू तलवार वाले? खुद जानते हैं वो कितने हैं, लेकिन वो संविधान से इसलिए डरते हैं कि संविधान, बाबा साहब का संविधान, बहुजनियों का संविधान एक दिन उनको सपने में भी डराएगा। इसलिए डरते हैं संविधान से। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इनके कई मनुवादियों के कई जो धर्म गुरु हैं, कोई कह रहा है कि मैं संविधान लिख रहा हूं, किसी ने कहा है मेरा संविधान तैयार हो गया है, कोई कह रहा है गेरुआ जो है वो नया संविधान लेके आ रहा है। डर है, तभी ये सब बातें की जा रही है। लेकिन ये जो हरिद्वार में हुआ, ये हेट स्पीच जो है, अभी तक ट्विटर पे वैसी की वैसी ही चल रही है, यूट्यूब पे भी वैसी की वैसी ही चल रही है। कोई एक्शन नहीं, रिएक्शन है, एक्शन नहीं। ये है बदलते भारत की बदलती तस्वीर। किसकी शय पे कौन शय दे रहा है? तिलक तराजू तलवार को किसकी शय? यह है सोचना। किसको? तिलक तराजू तलवार को। कब तक शय, कब तक हेट स्पीच? सुनिए क्या कहते हैं प्रबोधानंद गिरी। इस जमीन से इस्लाम समाप्त होना चाहिए। और अब इस्लाम समाप्त होने की नींव हमने रख दी है। अब नींव रख दी है, भवन बनाने की जरूरत है। मेरे पास ये पहले बार जब रिजवी को लाए सिया बफो वोट के, तो इन्होंने कहा महाराज जी उसकी मोहम्मद पुस्तक की अध्यक्षता हमको करनी होगी। मैंने कहा भाई अगर इस दृष्टि से इस्लाम को समाप्त करने की नींव की अध्यक्षता मैं करूंगा तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य दूसरा कोई नहीं। संसद में बोले थे, और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में, तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी पीछे गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। लेकिन मैं तो एक आम फकीर हूं। यह नेता बोलता है कि 15 मिनट दे दो और हिंदुओं को हम औकात दिखा देंगे। लेकिन सुना आपने प्रबोधानंद गिरी को?
इसी समारोह के अंदर बीजेपी के दो बड़े नेता उदिता त्यागी और अश्विनी उपाध्याय ब्राह्मण हिस्सा बने, समारोह का हिस्सा बने, संविधान को गाली देने का। क्या कार्रवाई करेगी बीजेपी? सीधा सवाल। साथियों, सिलसिलेवार सुनाते हैं हरिद्वार के समारोह में, जिसको धर्म संसद का नाम दिया गया, वहां पे मनुवादियों ने क्या क्या कहा, सिलसिलेवार सुनिए। कहा था कि धर्म की रक्षा कैसे होगी, तो मैं आज फिर उसी मत से आगे कहूंगा कि रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। यदि रक्षा करनी है धर्म की, तो सबसे पहले कल जहां पर समाप्त किया था वहीं से मुद्दे को उठाता हूं कि मोबाइल चाहे 5,000 का हो, शस्त्र 1 लाख का होना चाहिए। जूते गोल्ड स्टार के पहन लो 200-250 वाले, शस्त्र 1 लाख का होना चाहिए। जीवित वही रहता है जो प्रतिकार करता है, जीवित वही रहता है। अब है कि शस्त्र से रक्षा हो तो शस्त्र घर में भी होना चाहिए। मैंने साधारण बातें कल कही थी कि घरों में तलवारें धार पे करके लगाओ और कोई पूछे तो कहना भाई हमारी देवी की पूजा में काम आती है। मैं दशहरा पूजन पे गया टिहरी राजमहल में, और टिहरी राजमहल में जब मैं पहुंचा दशहरा पूजन पे, तो जो पेठा होता है ना, यहाँ पेठे जिसकी मिठाई बनती है, उसकी बलि दी गई। मैंने कहा महाराज, उनके प्रतिनिधि थे भवानी सिंह, ठाकुर भवानी सिंह, मैंने कहा महाराज को मेरा संदेश देना कि एक महाराज ने कहा कि आज तो बलि जिसकी दी जानी चाहिए थी उसी की दी जानी चाहिए थी। क्यों? ये जितने भी नियम बनाए उसके जैसा हो। सबसे बड़ी बात, हमें बुज़दिल बनाने के लिए हमारी परंपराओं को समाप्त किया गया, और आज हमारे बालकों की हालत ऐसी है कि इतना सा रक्त देख। उसी तरीके से आज जो भी राक्षस मेरे सनातन धर्म पर, मेरे हिंदुत्व पर अगर खतरा बन के मंडराएगा या आएगा, तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाऊंगी। मेरे पास चाकू की औकात है तो मैं चाकू लूंगी, मेरे पास तलवार की औकात है तो तलवार के रूप में रखूंगी, मैं कुछ ना कुछ रखूंगी शस्त्र। लेकिन ध्यान रखिए, मातृशक्ति के तो हाथ ही एक शेर के पंजे की तरह बराबर है, तो चिंता मत कीजिए। अगर मेरे पास शस्त्र नहीं भी है, मेरी औकात नहीं है आज ₹1,00,000 का शस्त्र रखने की, आप संत समाज से कह रही हो, तो चिंता ना करें, मेरे पंजे ही शेरनी की तरह है, फाड़ के रख देंगे। बस वो हिम्मत जगानी है, मत समझो कमजोर अपने आप को, आप अपने आप में एक सेना हो। दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन, दिस इज द अलार्म। ये धर्म संसद नहीं है, ये जागरूकता है। और मत सोचो ठीक है ये बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी अगर हम काबिज हो गए और आज भी अगर हमने ठान लिया, अलग जगा ली, इनकी भावनाओं को समझ लिया, इन सबके त्याग को अगर हमने समझ लिया, तो जो हम चाहते हैं वो हासिल होगा। और इस्लामिक भारत नहीं, ये सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होगा। महाराज जी, मैं वचन देती हूँ, मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे। ऐसी वचनबद्धता दे, अपने काम को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दे। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। और ध्यान रखना, इस भारत माता की, इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। और बस जो धर्म संसद में सबसे बड़ी बात यह है
कि हम विचार क्या दे रहे हैं, हम कर क्या सकते हैं सुझाव। तो जी मैं अपने साथ सुझाव ये देती हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। जब कहेंगे जैसे साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं, तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा, वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दूसरों को बात कहने का मौका दे, ये ना कहे कि भाई इसी से काम हो जाएगा, दूसरे काम से काम नहीं होगा। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। हम केवल साथ खड़े हैं, और वो भी कितने दिन कोई नहीं जानता। हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हर आदमी को अपनी औरतें, अपने बच्चे, अपना घर खुद बचाना है। इसलिए किसी भी वक्त, हर वक्ता से अनुरोध है, अपनी राय पूरे जोर से रखें, लेकिन एक भी व्यक्ति को इस मंच पर शस्त्र की आवश्यकता को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वक्ता हो। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, मैंने मंच का अतिक्रमण किया, लेकिन अगर मेरे गुरुजी श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी। साथियों इसी के साथ बात पंजाब की। 19 नवंबर को किसान आंदोलन चरम पे था और यकायक टेलीविजन पे ऐलान हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपेल करेगी तीनों कृषि कानून को। उसके बाद आते 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 19 नवंबर से दिसंबर और किसानों की वापसी शुरू हो गई। किसान पंजाब लौट आए, उसके बाद पंजाब को दहलाने की लगातार कोशिशें शुरू हो गई। सबसे पहला वाकया गोल्डन टेम्पल में, उसके बाद कपूरथला में और आज लुधियाना में। लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस धमाके में 3 लोग मारे गए और कई सारे जख्मी हो गए। इस धमाके की दहशत कितनी है कि कांग्रेस का दिल्ली दरबार तक दहल गया। देर शाम गए कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने एक वक्तव्य जारी कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और इस साजिश का पर्दाफाश करने का पंजाब की कांग्रेस हुकूमत को आदेश जारी कर दिया। सवाल ये कि किसान के लौटने के बाद पंजाब में दहशत क्यों? साथियों, ये तस्वीरें आपके सामने इस खौफनाक मंजर की, लुधियाना की दहशत की। पहले माचा, फिर दोआबा और अब मालवा। ये पंजाब की नई तस्वीर, दहशत भरी तस्वीर आपके सामने। साथियों, चलते चलते अब बात करते हैं 69 के जो सहायक जो हेल्पिंग टीचर्स हैं यूपी के, उनकी बात करते हैं। उनको बुलाया गया था लखनऊ में। आज लखनऊ के इको गार्डन में ही वो लोग धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। 190 दिन के आसपास इनके इस प्रदर्शन को हो गए हैं। अब सरकार ने उनको बुलाया है और इस मीटिंग के बाद एक ट्वीट सीएम ऑफिस की तरफ से हुआ है, उस ट्वीट में कहा गया है कि सरकार, यूपी की सरकार इन सहायक अध्यापकों के लिए
जो भी उनका हिस्सेदारी है सरकारी नौकरियों के अंदर, और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए न्याय संगत उनको इंसाफ देगी। ये ट्वीट में लिखा हुआ है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस तरह के ट्वीट पहले भी हुए हैं। उस पर कितना अमल हुआ ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आंदोलनकारी आज भी वहां पे इको गार्डन में बैठे हुए हैं, और अब भी जब सरकार ने उनको ये आश्वासन दिया है, तब भी इन आंदोलनकारियों का कहना है कि वो अभी इको गार्डन खाली नहीं करेंगे। तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक इनके समायोजन का आदेश इन आंदोलनकारियों को नहीं मिल जाता है। वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे आंदोलनकारी। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।